चलिए आज से हम डायरेक्ट टैक्स शुरू करने वाले हैं। डायरेक्ट टैक्स में पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स, डेफिनेशन, मतलब डायरेक्ट टैक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स का मीनिंग क्या होता है, टैक्स किसे कहते हैं। टैक्स एक मॉनेटरी बर्डन है। टैक्स एक मॉनेटरी बर्डन है। कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से टैक्स पे नहीं करता। टैक्स फोर्सफुली पेमेंट करना पड़ता है, गवर्नमेंट ने जबरदस्ती लगाया है और पे करना पड़ेगा। तो मॉनेटरी बर्डन हुआ, लेविड बाय द गवर्नमेंट। लेविड मतलब इम्पोस्ट, गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है। तो अपॉन द पर्सन, किस पे इम्पोज किया? पर्सन पर। गवर्नमेंट ने ये टैक्स इम्पोज किया तो गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी किसने दी कि गवर्नमेंट टैक्स लगा सके? गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी कहां से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वहां से गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिलती है कि गवर्नमेंट कोई भी टैक्स इम्पोज कर सके। तो उसके लिए दे रखा है अंडर ए लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो टैक्स का इम्पोजिशन कर सके। टू रेज ए फंड, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, टैक्स क्यों लगाती है? फंड रेज करने के लिए। फंड रेज करने के लिए क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को काफी सारी पब्लिक सर्विसेज देनी है, पुल बनाने, सड़कें बनानी है। तो गवर्नमेंट को अपने कामकाज के लिए फंड चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है। और टैक्स का पेमेंट फोर्स्ड पेमेंट है, जबरदस्ती लिया जाता है। ये कोई डोनेशन नहीं है, ये वॉलेंटरीली नहीं होता है। ठीक है, कोई भी पर्सन टैक्स का पेमेंट वॉलेंटरीली नहीं करता है, ये डोनेशन नहीं है। चलिए, इंडिया में दो टाइप के टैक्सेस हैं। दो टाइप के टैक्सेस कैसे? एक तो डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है। इस चैप्टर में हम थ्योरी पार्ट, मतलब पहला जो चैप्टर है आपका ये थ्योरी पार्ट है, सेकंड वाले चैप्टर से प्रैक्टिकल बातें शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है। टैक्स अगर सेम पर्सन को पे करना पड़े, मतलब जिसकी जेब से टैक्स भरना है वही पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मुझे इनकम हुई, मुझे उस पर टैक्स पेमेंट करना है, सेम पर्सन हूं, मुझे ही इनकम हुई और मैं ही गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट के लिए लायबल हूं, सेम पर्सन। तो ये कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, कहने का मतलब डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो अपनी ओन पॉकेट से पेमेंट करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हमें दूसरे पर्सन से चार्ज करके, दूसरे पर्सन से वसूल करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना हो, वो कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स में हम बात करें कि मिस्टर ए ने कोई गुड्स और सर्विस दी मिस्टर बी को। मिस्टर ए ने कोई गुड्स या सर्विस सेल की मिस्टर बी को। सपोज गुड्स की बात कर रहे हैं, गुड्स की वैल्यू है 100 और उस पे उसने टैक्स जोड़ा 10 रुपीज। ठीक है, कहने का मतलब बिल बनाया गया 110 रुपए का। तो टैक्स का बर्डन हम बात करें, टैक्स का बर्डन किस पे पड़ा? बी पर पड़ा। और ये टैक्स बी से वसूल करता है ए, और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने के लिए लायबल कौन है? ए। इसका मतलब टैक्स का बर्डन पड़ा बी पर, लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने के लिए लायबल ए हुआ। तो डिफरेंट पर्सन हुए कि नहीं? कहने का मतलब डिफरेंट पर्सन से टैक्स वसूल करना है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। अपनी जेब से नहीं भरना है। डायरेक्ट टैक्स अपनी जेब से भरना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए दूसरे की जेब काटनी पड़ती है। समझे बात?
तो सबसे पहला मीनिंग हमने देखा कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो इम्पोज होता है डायरेक्टली टैक्स पेयर पर, सेम पर्सन पर, और वही पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट को पे करता है डिफरेंट पर्सन। कौन पे करता है? सेलर। अभी हमने बात की, गवर्नमेंट को पे करने के लिए लायबल सेलर है, लेकिन अल्टीमेटली उसका बर्डन तो फाइनल कंज्यूमर पर पड़ता है। ठीक है, तो डिफरेंट पर्सन हुए। तो डायरेक्ट टैक्स सेम पर्सन और इनडायरेक्ट टैक्स डिफरेंट पर्सन्स। अब यहां पर हमने देखा कि टैक्स के बर्डन की बात हो रही है कि टैक्स का बर्डन किस पे पड़ रहा है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? सेम पर्सन पर टैक्स का बर्डन पड़ता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंट अनदर पर्सन पर टैक्स का बर्डन पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स में आप टैक्स बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्स में आप टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर देते हैं। फिर तीसरा पॉइंट हुआ नेचर ऑफ टैक्स। जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपको टैक्स का पेमेंट ज्यादा करना पड़ता है। तो डायरेक्ट टैक्स का नेचर प्रोग्रेसिव नेचर हुआ, ज्यादा इनकम तो ज्यादा टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये प्रोग्रेसिव नेचर कहलाता है। तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर है। हाई इनकम होगी तो उस पर हाई टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स किसी पर्सन की एबिलिटी टू पे पर डिपेंडेंट है। ज्यादा एबिलिटी है मतलब ज्यादा इनकम है तो ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, एबिलिटी टू पे के प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का है। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का है, सारे कंज्यूमर्स पर टैक्स बर्डन सेम पड़ता है। ठीक है, तो रिग्रेसिव को हिंदी में दमनकारी कहा जाता है। ठीक है, दमन, गरीबों का दमन करता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों? अमीर पर्सन को भी सेम टैक्स देना है, गुड्स और सर्विस खरीदेगा सेम टैक्स लगेगा, उसको बर्डन सेम पड़ेगा, गरीब को भी टैक्स का बर्डन सेम पड़ेगा, तो ये गरीबों का दमन करता है। इसको इसलिए कहा गया रिग्रेसिव नेचर। ऑल कंज्यूमर्स वेदर रिच और पुअर सेम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। कहने का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स एबिलिटी नहीं देखता, एबिलिटी टू पे टैक्स नहीं देखता। गरीब अमीर सबको सेम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लेवीड ऑन, लेवीड का मतलब किस पे इम्पोज किया गया, लेवी मतलब इम्पोजिशन, किस पे लगाया गया है। डायरेक्ट टैक्स इनकम और प्रॉपर्टी पर लगाया गया है। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इनकम और प्रॉपर्टी पर। इनडायरेक्ट टैक्स किस पर लगाया गया है? परचेज, सेल, कंजम्पशन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। अगर आप कोई गुड्स और सर्विस की सप्लाई करते हैं, परचेज सेल करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, उस पर लगता है। इसके अलावा कल हमने बात की थी कस्टम ड्यूटी की, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगती है। ठीक है, तो किस पे लगता है डायरेक्ट टैक्स? किस पे लगता है? इनकम पर, प्रॉपर्टी पर। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? गुड्स और सर्विस की परचेज, सेल, सप्लाई वगैरह पर या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पर लगता है। और डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल जीएसटी और कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी आपके सिलेबस का पार्ट अभी नहीं है, सीए फाइनल में पढ़ेंगे आप कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है, अभी जीएसटी का पार्ट है। तो ये हमने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस समझा। मेन डिफरेंस यही है, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता और इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स। अभी हमने बात की इनकम टैक्स होता है, तो ये कानून बनाया गया इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया तो 1961 में गया, लेकिन एप्लीकेबल कब से हुआ? 1 अप्रैल 1962 से बन गया था 1961 में, एप्लीकेबल हो पाया
1 अप्रैल 1962 से। और इनकम टैक्स लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर डिराइव कहां से किया, मिला कहां से उसको ये पावर? अभी हमने बात की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिला। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स इंपोज करने का पावर देता है। ठीक है, अब अगर हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे तो उसमें शेड्यूल 7 होती है। काफी सारी शेड्यूल्स हैं, लेकिन इनकम टैक्स से रिलेटेड कौन सी? शेड्यूल 7। उस शेड्यूल 7 के अंदर यूनियन लिस्ट होती है। उस यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 82 से पावर मिलता है। मतलब यूनियन लिस्ट है, उसके अंदर एंट्रीज दे रखी हैं, एंट्री नंबर 82 से पावर मिलता है। आपको जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसमें यह पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कौन सी एंट्री से पावर मिला है। 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको लिखना है एंट्री नंबर 82। अच्छा, एंट्री नंबर 82 देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके अंदर शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 में भी 3 लिस्टें बनी हुई हैं, उसमें पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। 3 लिस्ट क्या है? लिस्ट फर्स्ट वो यूनियन लिस्ट कहलाती है, उसको सेंट्रल लिस्ट भी बोलते हैं। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट होती है। लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट होती है। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ लिस्ट फर्स्ट की बात करनी है। लिस्ट फर्स्ट में जो मैटर्स लिखे हुए हैं उन पर कानून बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिजर्व रहेगा। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट कहलाती है, उस पर कानून बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट्स का रहेगा। लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट कहलाती है, उस पर बोथ गवर्नमेंट्स कानून बना सकती है। ठीक है, बोथ गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। अब आप कहेंगे कहीं कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी बना दिया, किसी पॉइंट पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो? अगर कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो उस सिचुएशन में सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। समझ गए बात? 3 लिस्टें बनी हुई है। लिस्ट फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, लिस्ट सेकंड स्टेट लिस्ट, लिस्ट थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। अभी हम बात यूनियन लिस्ट की कर रहे हैं, मतलब लिस्ट फर्स्ट की कर रहे हैं। लिस्ट फर्स्ट में दिए हुए मामलों पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कानून बनाने का। तो इनकम टैक्स इंपोज करने के लिए एंट्री नंबर 82 डाली गई। और एंट्री नंबर 82 का टाइटल क्या रखा गया? टैक्स ऑन इनकम। टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। पढ़ते ही बात समझ आ गई कि इनकम पर टैक्स लगाने की एंट्री है, लेकिन यही क्लियर कर दिया गया कि एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो कहने का यहां इनकम टैक्स एक्ट में भी लिखेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी एंट्री खुद ही कह रही है कि इनकम पर टैक्स लगेगा एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हर साल इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस होते हैं एवरी ईयर। तो ये चेंजेस करने की प्रोसेस क्या है? कुछ प्रोसेस होती होगी चेंज करने की। हर साल गवर्नमेंट बजट निकालती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बजट निकालेगी तो यूनियन बजट कहलाएगा। यूनियन बजट पार्लियामेंट हर साल लेकर आती है, पास करती है। उस यूनियन बजट का एक छोटा सा पार्ट होता है फाइनेंस बिल। यूनियन बजट पास होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल में गवर्नमेंट कुछ प्रपोजल्स रखती है। क्या रखती है? उसमें कहती है टैक्स रेट अब से ये होंगी, टैक्स रेट्स फॉर वेरियस पर्पसेस इन इनकम टैक्स। सारी इनकम पर एक ही टैक्स रेट नहीं है, अलग अलग इनकम पर अलग अलग टैक्स रेट है। तो वो काम बताई जाएगी यहां पर फाइनेंस बिल के अंदर। और मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये जनरल टैक्स रेट होंगी। आगे चलकर एक बात और बताऊंगा कि कुछ स्पेशल इनकम्स होती हैं, उन पर स्पेशल टैक्स रेट्स होती हैं, और वो स्पेशल टैक्स रेट्स
इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो वो बजट से नहीं आती है, ये बजट से तो क्या आएगा, जनरल टैक्स रेट्स। इसके अलावा अगर इनकम टैक्स एक्ट के किसी सेक्शन में अमेंडमेंट किया जा रहा है, मतलब चेंज किया जा रहा है, तो वो चेंज भी आपको बताया जाएगा फाइनेंस बिल के अंदर। तो फाइनेंस बिल क्या बताता है, एक तो टैक्स रेट, दूसरा अमेंडमेंट क्या किए जा रहे हैं, क्या प्रपोज्ड है इनकम टैक्स एक्ट में, क्या चेंजेस होने हैं, ये सब आपको बताया जाता है फाइनेंस बिल में। तो पार्लियामेंट में फाइनेंस बिल रखा जाता है, वहां पर इसको बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा पास कर देते हैं। फिर उसके बाद लोकसभा राज्यसभा मतलब बोथ ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया, अप्रूव कर दिया। अप्रूव होने के बाद वो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। क्यों? उसके सिग्नेचर के लिए। रीजन, जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर उस पर नहीं होंगे तब तक वो फाइनल नहीं माना जाएगा। तो साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। तो कहने का मतलब प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलती है, तब वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। कहने का मतलब जो पहले फाइनेंस बिल था वो अब फाइनेंस एक्ट बन गया। और फाइनेंस एक्ट बनने के 2 स्टेप हुए। जब वो बिल था तो क्या काम हुए, उसको पार्लियामेंट ने प्रपोज किया, अप्रूव किया, और बाद में प्रेसिडेंशियल एसेंट मिली। 2 स्टेप कंप्लीट हुए फाइनेंस बिल पर, तो वो बन गया फाइनेंस एक्ट। ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट बन गया। तो अभी हमने बात की, कहने का मतलब एवरी ईयर चेंज होंगे, और उसके लिए क्या आएगा, फाइनेंस एक्ट आएगा। अब पढ़ने से लगता है कि अच्छा साल में एक बार ही होता होगा चेंज, साल में एक बार ही होता होगा चेंज, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी गवर्नमेंट को मिड ऑफ द ईयर में भी नेसेसिटी फील होती है कि हम चेंज करें। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या पूरे 1 साल वेट करेगी? नहीं। मिड ऑफ ईयर में जब गवर्नमेंट को नेसेसिटी लगे कि हमें चेंज करना है, तो फिर गवर्नमेंट अमेंडमेंट एक्ट पास करेगी, ऑर्डिनेंस पास करेगी। ये कब होगा? मिड ऑफ ईयर में, मिड ऑफ ईयर। तो नॉर्मली तो अमेंडमेंट कब होते हैं? एनुअल बेसिस पर होते हैं। एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है, हर साल आता है एनुअल। लेकिन if there arises necessity to make any amendment in between 2 finance acts, 2 फाइनेंस एक्ट के बीच में, मतलब मिड ऑफ ईयर में अगर नेसेसिटी अराइज हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस पास करेगी। ठीक है, तो ये काम आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले की गवर्नमेंट जो होती थी 2014 से पहले, वो साल में एक बार ही करती थी चेंज, लेकिन अब गवर्नमेंट बहुत फास्ट हो गई है, तो वो अगले साल का वेट नहीं करती। जो चेंजेस करने हैं बीच में, साल के बीच में ही अमेंडमेंट एक्ट और ऑर्डिनेंस पास करके चेंज कर देते हैं। चलिए, अब अभी क्या फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 2021-22 चल रहा है। ठीक है, हमको इसी ईयर की इनकम पर टैक्स की बात करनी है। कहने का मतलब हमें करंट ईयर के प्रोविजंस समझने हैं। पहले क्या थे उससे हमें कोई मतलब नहीं। अभी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 चल रहा है, तो उसकी बात करेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए क्या हुआ होगा? फाइनेंस बिल 2021 प्रपोज किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। प्रपोज किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब? 1 Feb 2021 को फाइनेंस बिल प्रपोज किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एवरी ईयर ये डेट फिक्स है, बहुत रेयर केसेस में चेंज होती है। 1 फरवरी के दिन हम अधिकतर ऑफ रखते हैं। बजट आने की खुशी होती है कि क्या चेंज आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी हम पढ़ लें, क्योंकि हमें फिर आगे पढ़ाना है। तो ये डेट फिक्स है 1 Feb 2000, 1 फरवरी। तो जो 2021 में बजट आया होगा, कब आया होगा? 1 Feb 2021 को। फिर
ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया, फिर क्या हुआ, प्रेसिडेंशियल एसेंट मिली, प्रेसिडेंशियल एसेंट मिली, तब जाकर वो फाइनेंस एक्ट बन गया। यहां पर आपके 2021 क्या हुआ है नोट्स में, फाइनेंस एक्ट 2021 बन गया। वो पहले फाइनेंस बिल था, 2 स्टेप कंप्लीट हुए, क्या पार्लियामेंट में अप्रूव हुआ, देन प्रेसिडेंशियल एसेंट मिली, तब वो फाइनेंस बिल 2021 बन गया फाइनेंस एक्ट 2021। ठीक है, और प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलने की डेट क्या, 28 मार्च 2021। फिर गवर्नमेंट ने, मैंने अभी बात की थी कि गवर्नमेंट आजकल साल के बीच में भी चेंजेस कर रही है, और वो चेंज करने की प्रोसेस क्या करते हैं, उसके लिए अमेंडमेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस पास करते हैं। तो ये काम जो हो चुका था आपका 1 फेब 2021 को, बजट आ गया था, फाइनेंस एक्ट बन चुका था, उसके बाद भी गवर्नमेंट को लगा कि हम कुछ और चेंजेस करें, मिड ऑफ ईयर में करना चाहती थी गवर्नमेंट चेंजेस, तो उसके लिए टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल लेकर आए। कब, 5 अगस्त 2021 को प्रपोज किया गया ये, और प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल गई इसको कब, 13 अगस्त 2021 को। प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलने के बाद जो बिल होता है वो क्या बन जाता है, एक्ट। तो क्या बन गया ये, टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो आपका जो पहले फाइनेंस बिल होता है वो बन जाता है आपका फाइनेंस एक्ट, और उसके लिए 2 स्टेप कंप्लीट होने चाहिए। क्या, वो पार्लियामेंट अप्रूव कर ले, सेकेंड प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल जाए, 2 काम कंप्लीट हो, तो फाइनेंस बिल बन जाता है फाइनेंस एक्ट। चलिए अब बात करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। कई लोग स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पूछते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है कि नहीं। एप्लीकेबल है, जम्मू एंड कश्मीर भी इंडिया का ही पार्ट है। ठीक है, तो होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल है इनकम टैक्स, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पहले कभी सर्विस टैक्स होता था, तो सर्विस टैक्स जम्मू एंड कश्मीर पर नहीं लगता था, तो स्पेशली बताना पड़ता था कि सर्विस टैक्स पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन इनकम टैक्स की बात चल रही है अभी, तो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। फिर जब आप जीएसटी पढ़ेंगे उसमें भी आएगा कि जीएसटी भी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो आपके लिए तो आसान हो गया, इंडिया में एप्लीकेबल है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। सर्विस टैक्स हट चुका है, सर्विस टैक्स की जगह जीएसटी हो गया। ठीक है, चलिए अभी मैंने बात की कि इनकम टैक्स एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, तो ये बहुत जनरल सेंस में बात हो जाती है कि इंडिया पर एप्लीकेबल, इंडिया में एप्लीकेबल है, पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। लेकिन इंडिया की डेफिनेशन दे रखी है, इंडिया की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 25A में। इंडिया मीन्स, इंडिया का मीनिंग क्या है। देखिए, ये मीनिंग बताने के लिए मैंने एक नीचे चार्ट दे रखा आपको। पहले ये चार्ट समझ लेते हैं, फिर तभी जाकर आपको ऊपर लिखी हुई लैंग्वेज समझ आएगी। तो ये वाला पार्ट है आपका, ये टेरिटरी ऑफ इंडिया है। टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब इंडिया का जमीनी हिस्सा, और इंडिया का जमीनी हिस्सा कहां तक है वो बातें सारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखी है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो इंडिया का जमीनी हिस्सा है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपका इंडिया का जमीनी हिस्सा है।
ये तो इंडिया है ही है। फिर बात करते हैं हम, जो पानी है, पानी में मतलब जमीनी हिस्सा खत्म होने के बाद जब पानी शुरू होता है जहां से, वहां उस एरिया में कहां तक इंडिया है उसकी भी बात करते हैं। ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन मतलब आपका जहां जमीनी हिस्सा खत्म होता है वो कहलाती है बेस लाइन। बेस लाइन के बाद 12 न्यूटिकल माइल्स तक होता है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, और उसके अगले 12 न्यूटिकल माइल्स तक होता है कॉन्टिजियस जोन। ठीक है, ये 12 + 12 कितना हुआ? 24। ये कहलाता है इंडियन कस्टम्स वाटर। बट कस्टम्स की बात हम नहीं करेंगे, कस्टम ड्यूटी आपके कोर्स में नहीं है। 24 टोटल जो है वो कहलाता है इंडियन कस्टम्स वाटर। तो बेस लाइन जहां खत्म होती है वहां से 12 न्यूटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया होता है, उसका अगले 12 कॉन्टिजियस जोन कहलाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये न्यूटिकल माइल क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको नीचे दे रखा है, 1 न्यूटिकल माइल बराबर होता है 1.853 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, तो 12 न्यूटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स, उसके अगले 12 तक कॉन्टिजियस जोन, और टोटली जब बोला जाएगा, इसको टोटली बोला जाएगा 24 न्यूटिकल माइल्स, तो उसको बोला जाएगा इंडियन कस्टम्स वाटर। ठीक है, होता क्या है, यहां तक जमीनी हिस्सा है, उसके बाद समुद्र शुरू हो गया, पानी शुरू हो गया। तो मान लीजिए कोई बोट वेसल तस्करी करके भाग रहा है, तस्करी होती है, तो कस्टम ऑफिसर किसी भी पर्सन को कहां तक पकड़ सकता है? जहां कस्टम वाटर खत्म होता है, मतलब बेस लाइन से 24 न्यूटिकल माइल्स तक कस्टम ऑफिसर अपने पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, अब बेस लाइन से ही अगर मैं काउंट करूं, बेस लाइन से ही काउंट करूं, 200 न्यूटिकल माइल्स तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 न्यूटिकल माइल्स तक होता है बेस लाइन से, 200 न्यूटिकल माइल्स तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, ये तो आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं कि इंडिया यहां तक नहीं, यहां तक है, यहां तक नहीं, यहां तक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मीनिंग समझने पहले होता क्या है। मतलब इस यहां तक अपना 200 न्यूटिकल माइल्स तक अपना क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे है? आपको ध्यान हो कि समुद्र में ऑयल और गैस होती है, वहां ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन का काम होता है, और वो ऑयल और गैस एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहां पर बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स, फिटिंग्स लगाई जाती हैं, और ऑयल और गैस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इंडिया में आपका ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, बेस लाइन से 200 न्यूटिकल माइल्स तक है, मतलब कहने का मतलब इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां तक है। इसके बाद हाई सी शुरू होता है, जहां पर सारी कंट्रीज का इक्वल राइट है। ठीक है, तो इनकम टैक्स में जो आपको इंडिया की डेफिनेशन दे रखी है, पहले बोला कि इनकम टैक्स एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, और इंडिया आपको कहां तक बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक बता रहे हैं कि जमीनी हिस्सा तो इंडिया है ही, और बाद में जब समुद्र शुरू होगा तो 200 न्यूटिकल माइल्स तक भी क्या है, इंडिया। ठीक है, तो इस डायग्राम से कुछ बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर मैं सीधा लैंग्वेज बोलता समझ नहीं आता, इसलिए पहले डायग्राम समझाया मैंने। अब लैंग्वेज पर आते हैं। इंडिया की डेफिनेशन आपको दे रखी है कि इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया का जमीनी हिस्सा इंडिया है, और जमीनी हिस्सा कितना है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 में दे रखा है। क्या दे रखा है वो हमें भी नहीं पता। ठीक है, वहां जो दे रखा है वो इनकम टैक्स एक्ट में भी एप्लीकेबल है।
फिर टेरिटोरियल वाटर्स, ये कहां तक होता है? बेस लाइन से 12 न्यूटिकल माइल्स तक। अब इस वाटर के नीचे जो सी बेड है, सी बेड हिंदी में बोले तो समुद्री धरातल, और वहां पानी में जो नीचे मिट्टी है वो भी इंडिया है। ठीक है, तो टेरिटोरियल वाटर्स वो भी इंडिया है, उसके नीचे जो समुद्री धरातल है, वहां जो मिट्टी है वो भी इंडिया है। फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, नीचे आपको डायग्राम में दे रखा है कि जहां बेसलाइन खत्म हुई है उसके बाद पानी शुरू हुआ, तो समुद्री धरातल जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये भी इंडिया है, और एनी अदर मैरीटाइम जोन। गवर्नमेंट आगे और भी कुछ डिक्लेयर करे, कानून बना रखा है उसके लिए एक गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976। ठीक है, अब एक खास बात, क्या आसमान में भी इंडिया है? इंडिया की जो टेरिटरी है, जमीनी हिस्सा है, उसके ऊपर जो आसमान है वो इंडिया है। ठीक है, तो एयर स्पेस अबोव इट्स टेरिटरी, तो जमीनी हिस्से के ऊपर जो आसमान है वो इंडिया है, और खास बात टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर जो आसमान है वो भी इंडिया है। तो इंडिया आपका कहाँ हुआ बताइए? ये समुद्री आपका टेरिटरी ऑफ इंडिया, और आपका ये टेरिटोरियल वाटर, यहां तक आपका जो आसमान है वो आपका हुआ इंडिया। आसमान में इंडिया यहां तक है। ठीक है, पानी में कहां तक? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक। ठीक है, तो यहां तक इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है। हाँ, नॉर्मल सेंस में आप कह सकते हैं इंडिया में एप्लीकेबल है, लेकिन इंडिया की डेफिनेशन आपको इनकम टैक्स एक्ट के पर्पस से पता होनी चाहिए। चलिए, तो इंडिया की डेफिनेशन, अभी हमने कहा इनकम टैक्स एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। देना किसको होगा? पर्सन को। तो पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है। पर्सन की डेफिनेशन क्या है? इंडिविजुअल, जैसे आप, मैं, ये सब क्या है? इंडिविजुअल। अगर इनको इनकम है टैक्स देना पड़ेगा। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF को इनकम हुई टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सन हुआ टैक्स देना पड़ेगा। फर्म, इसमें सिंपल पार्टनरशिप फर्म भी है और LLP वो भी कवर्ड है, तो इनको इनकम हुई टैक्स देना पड़ेगा, इन्हें पर्सन है ये। अब आता है AOP BOI। AOP BOI, AOP BOI क्या होता है? AOP BOI एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। देखिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 4 फ्रेंड्स हैं, 4 दोस्त हैं, वो कोई बिजनेस कर रहे हैं मिलके। तो 4 लोग हैं, 4 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो सपोज वो पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं। उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाया, एग्जीक्यूट किया, उसके अंदर उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा। ठीक है, तो वो पार्टनरशिप फर्म हो गई। ठीक है, लेकिन 4 दोस्त मिलकर बिजनेस शुरू करें और पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट ना करें, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा ही नहीं सामने। वो अपनी मन मर्जी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उन 4 लोगों के ग्रुप को क्या कहा जाएगा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। मतलब गवर्नमेंट सेफ साइड चलना चाहती है। गवर्नमेंट जब पूछने आएगी इन 4 से, तो 4 क्या बोलेंगे? ये उसकी इनकम है, उसे ले लो टैक्स। ये उसकी इनकम है, उसे ले लो टैक्स। गवर्नमेंट के लिए हमें इस पे नहीं जाना है। हम 4 लोग लायबल हो, 4 इस जॉइंट प्रॉफिट पर टैक्स देने के लिए क्या जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हो। जॉइंटली एंड सेवरली का मीनिंग पता है? अगर गवर्नमेंट के हथे 4 लोग चढ़े तो गवर्नमेंट टैक्स की रिकवरी 4 से कर लेगी। 3 लोग भाग गए और एक ही सामने है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने, तो क्या होगा? पूरे के पूरे टैक्स की रिकवरी उस एक से ही कर ली जाएगी।
ये मीनिंग होता है जॉइंटली एंड सेवरली का। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि उन चारों फ्रेंड्स से हम टैक्स की रिकवरी कर लेंगे जॉइंट प्रॉफिट पर। क्यों उन्होंने पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट नहीं किया, तो उन चारों को हम क्या बोलेंगे, एओपी। ठीक है, अब बात करते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक फादर है, उसके 4 बेटे हैं, फादर की डेथ हो गई, 18 अगस्त को फादर की डेथ हो गई। 18 अगस्त तक जो इनकम होगी फादर की, उस पर टैक्स देना होगा कि नहीं, देना होगा। लेकिन फादर तो डेथ हो गई, तो टैक्स देने के लिए वापस तो आएंगे नहीं। तो फादर की इनकम का टैक्स देने के लिए लायबल कौन माना जाएगा, सन माने जाएंगे। तो उन सन्स को जॉइंटली क्या कहा जाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का कंसेप्ट इसलिए लॉन्च किया गया कि फादर की इनकम का टैक्स सन से रिकवर किया जा सके। ठीक है, अब ट्रस्ट, काफी सारे स्कूल और मंदिर ट्रस्ट के तहत बनाए जाते हैं। तो क्या स्कूल और मंदिरों को भी टैक्स देना होगा? यस, देना होगा, इनकम है तो टैक्स देना होगा। लोकल अथॉरिटी को भी टैक्स देना होगा। आपने सुना नगर निगम, जोधपुर नगर निगम, टैक्स देना होगा। ठीक है, ये क्या है, लोकल अथॉरिटी है, म्यूनिसिपल अथॉरिटी है, और इसको भी पर्सन में कवर किया गया। जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जेडीए नाम सुना होगा आपने, जेडीए। तो जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी क्या है, पर्सन की डेफिनेशन में टैक्स देना होगा। इसके अलावा एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एजेपी, उसे भी टैक्स देना होगा, जो ऊपर कवर नहीं हो रही है। अब देखो, आप बोलोगे सर हमने तो ये पढ़ा है कि कंपनी भी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो नीचे बोला आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, तो ऊपर तो कंपनी को ऑलरेडी कवर कर रखा है। कंपनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, लेकिन चूंकि उसका स्पेसिफिक मेंशन आ गया और वहां पे क्या लिखा, जो ऊपर कवर नहीं हो रहे हैं उसके अलावा। तो ऐसे कौन से हैं, कौन सी एंटिटीज हैं जो ऊपर कवर नहीं हो रही हैं? पॉलिटिकल पार्टी, ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, टैक्स देना होगा। आईसीएआई को भी टैक्स देना पड़ता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये क्या है, एजेपी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आपको पता है सी इंस्टीट्यूट का भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कानून बनाकर हुआ है। कौन सा कानून बना? सीए एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। सीए डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 जुलाई को। ठीक है, तो कब कॉन्स्टिट्यूशन, ये कानून कब बना था, सीए एक्ट? 1 जुलाई। कब? तो ये क्या है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। सीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये भी क्या है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो कुल मिला के बात इतनी है कि ये सब पर्सन की डेफिनेशन में इनको कवर कर दिया है। क्यों कवर किया है? ऊपर लिखा है पर्सन को टैक्स देना होगा, और ये सब पर्सन है, इनको इनकम होगी तो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब एओपी बीओआई का हम डिफरेंस समझते हैं। एओपी का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बीओआई का फुल फॉर्म बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अच्छा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स नाम में ही दे रखा है कि इसमें जो मेंबर्स होंगे ना वो इंडिविजुअल ही होंगे, नॉन इंडिविजुअल बीओआई के मेंबर्स नहीं हो सकते। अच्छा, इससे एक और बात सामने आती है कि अच्छा, एओपी के अंदर इंडिविजुअल भी मेंबर हो सकते हैं, नॉन इंडिविजुअल भी मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मीनिंग हमने समझ लिया। क्रिएशन कैसे होता है?
एओपी कैसे बनती है? बाय एग्रीमेंट। अब सवाल पैदा होता है क्या रिटर्न में होना जरूरी है एग्रीमेंट? कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है लिख दिया एग्रीमेंट लेकिन वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा तो क्या होगा? रिटर्न एग्रीमेंट है बट वो फिर भी क्या मानी जाएगी? एओपी मानी जाएगी। अब सवाल पैदा होता है क्या रिटर्न एग्रीमेंट होना जरूरी है क्या? ओरल नहीं हो सकता क्या? ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है। अब बीओआई का मीनिंग क्या? बीओआई कैसे एग्जिस्टेंस में आती है? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे मैंने कहा फादर की डेथ हुई, उसके 4 बेटे, फादर की इनकम का टैक्स उनको चारों को ज्वाइंटली देना पड़ेगा, तो उसके लीगल हेयर्स वो क्या हो गए? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। और अभी एक बात बता दी आपको पहले ही कि जो एओपी के मेंबर्स होते हैं वो उसमें क्या हो सकता है? नॉन इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, जबकि बीओआई के मेंबर्स कौन होंगे? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स होंगे और नॉन इंडिविजुअल्स उसके मेंबर्स नहीं होंगे। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हम समझ रहे हैं, कुछ डेफिनेशन पार्ट समझ रहे हैं। चलिए अभी हमने इनकम की क्या इंडिया की डेफिनेशन समझी और पर्सन की डेफिनेशन समझी। पर्सन की डेफिनेशन का सेक्शन आपको याद होना चाहिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। अब एक खास बात, जब भी किसी पर्सन की इनकम, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना, जब भी किसी पर्सन की इनकम कैलकुलेट होगी, जब भी किसी पर्सन की इनकम कैलकुलेट की जाएगी, कैलकुलेट करने को एसेस करना भी कहते हैं। ठीक है। तो जब भी किसी पर्सन की इनकम कैलकुलेट की जाएगी, एसेस की जाएगी, तो उस पर्सन को एसएससी कहा जाएगा। एसएससी। तो एसएससी कौन? वो पर्सन जिसकी इनकम कंप्यूट की जा रही है। द पर्सन हुज इनकम इज बीइंग कंप्यूटेड, वो पर्सन कहलाएगा एसएससी। ये वर्ड जो है एसएससी अपने दिमाग में फिट कर लेना। इनकम टैक्स एक्ट में पता नहीं कितनी बार आता है। क्यों हम उस पर्सन की इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एसएससी। ठीक है। चलिए, तो एसएससी को ही नीचे आपको दे रखा है एसएससी की डेफिनेशन। एसएससी की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में दे रखी है। डेफिनेशन के 2 पार्ट हैं। डेफिनेशन के 2 पार्ट हैं। पहला है मीन्स पार्ट और दूसरा है इंक्लूड्स पार्ट। कई बार डेफिनेशन क्या होती है? मीन्स लिखने के बाद क्या होता है कि मीन्स लिखने के बाद जो बातें दे रखी है उतना ही माना जाएगा। लेकिन इंक्लूड का क्या मीनिंग होता है कि हमने जो बोला था वो है ही है, इसके अलावा ये और भी है। मीन्स लिखा होता है तो वो डेफिनेशन क्या होती है? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, फुल कवरेज, कि उसमें सब कुछ आ गया, इसके अलावा उसमें और कुछ भी कवर नहीं होगा। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन अगर मीन्स लिखा है तो। लेकिन अगर इंक्लूड्स लिखा है तो वो इंक्लूसिव डेफिनेशन। इसका मतलब इंक्लूड्स के बाद जो बातें लिखी हमने वो जस्ट एग्जाम्पल है, और भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। समझे? लेकिन एसएससी की डेफिनेशन एग्जॉस्टिव भी है और इंक्लूसिव भी है। मीन्स भी दे रखा है, इंक्लूड्स भी दे रखा है। ठीक है। अब पहले मीन्स वाला पार्ट समझते हैं। एसएससी मीन्स एनी पर्सन बाय हुम टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी इज पेबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करने के लिए जो लायबल है अंडर दिस एक्ट, वो एसएससी है। ठीक है। शॉर्ट में बोले तो टिप, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी। अब आते हैं इंक्लूड्स वाले पार्ट पर। एसएससी में इंक्लूड है डीम्ड एसएससी। मीन्स वाला पार्ट खत्म हो चुका है कि अगर जो पर्सन टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी देने के लिए लायबल है वो एसएससी है। ठीक है। फिर अब इंक्लूड वाले पार्ट में आते हैं डीम्ड एसएससी भी एसएससी माना जाएगा। अभी हमने बात की कि फादर का टैक्स
4 सन है उनको देना पड़ रहा है, वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। वो कहेंगे ये हमारी इनकम ही नहीं है, हम क्यों टैक्स दें। तो गवर्नमेंट ने एसएससी की डेफिनेशन में लिख दिया कि ये जो 4 बेटे हैं ये क्या है, डीम्ड एसएससी हैं। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन, माइनर ल्यूनेटिक उसका गार्जियन, उसे एसएससी माना जाएगा। कोई माइनर चाइल्ड है उसको इनकम हुई, ठीक है, तो उसका गार्जियन एसएससी माना जाएगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, आगे चलकर हम एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको माइनर चाइल्ड की इनकम के बारे में भी बात करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स उसका टैक्स दें, कुछ सिचुएशन में या बात करें कि मैक्सिमम सिचुएशन में तो वही लायबल होगा। इवन माइनर चाइल्ड भी अपनी इनकम पर टैक्स देने के लिए लायबल है। ये कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है। इनकम होगी माइनर चाइल्ड को तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनर ल्यूनेटिक उसका गार्जियन। अब नॉन रेजिडेंट है कोई पर्सन इंडिया में, नॉन रेजिडेंट है, एनआरआई है, उसका एजेंट है। ये एनआरआई तो इंडिया में रहता नहीं, उसका एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर इंडिया में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, उस एनआरआई का टैक्स वसूल करना है। तो क्या फॉरेन जाए उससे टैक्स की रिकवरी करने के लिए? नहीं, उसका जो एजेंट है उसको एसएससी मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये डीम्ड एसएससी का कंसेप्ट क्यों बनाया गया? ताकि हमको टैक्स रिकवरी में आसानी रहे। इसके अलावा ट्रस्ट का ट्रस्टी ये डीम्ड एसएससी है। इस और पॉइंट नंबर बी, एसएससी इन डिफॉल्ट, जो पर्सन डिफॉल्ट करता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट वो डिफॉल्टर भी डीम्ड एसएससी माना जाएगा। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैन कार्ड माइनर का बनता है, बस फोटो नहीं लगाई जाती उसमें। फिर जब वो मेजर होगा तो उसको वो नंबर सेम रहेगा, पैन नंबर सेम रहेगा, बट उसको फोटो के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, फिर नए फोटो के साथ आएगा, ठीक है। इसके लिए एक अलग चैप्टर आएगा, शॉर्ट में मैं बता देता हूं आपको। अगर किसी माइनर चाइल्ड को एबिलिटी इनकम होती है, शॉर्ट में मैं एबिलिटी इनकम बोलता हूं, उसने अपनी एबिलिटी से इनकम अर्न की, ठीक है। मान लो उसने किसी गेम शो में पार्टिसिपेट किया या डांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेट किया, उसको इनकम हो गई, ठीक है। वो माइनर चाइल्ड है, भले ही हो माइनर, उसको टैक्स देना होगा, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। एक चीज हम ये पढ़ेंगे कि फादर ने कुछ पैसा अपने माइनर चाइल्ड के नाम से सपोज बैंक में एफडी करवा दिया, उस एफडीआर पर इंटरेस्ट इनकम हुई, तो वो इंटरेस्ट इनकम फादर की इनकम में जोड़ देंगे। क्यों? वो एबिलिटी इनकम नहीं है, माइनर चाइल्ड की एबिलिटी की वजह से नहीं है। तो क्राइटेरिया क्या है? अगर माइनर चाइल्ड की एबिलिटी इनकम है तो उस पर माइनर चाइल्ड को ही टैक्स देना होगा। अगर वो एबिलिटी इनकम नहीं है तो उसका टैक्स पेरेंट्स को देना होगा, ठीक है। खैर वो सारी बातें एक अलग से चैप्टर आएगा, हम वहां डिटेल में करेंगे इसको। अब अभी हम बात कर रहे थे कि एसएससी इन डिफॉल्ट, एसएससी इन डिफॉल्ट को समझते हैं हम। इनकम टैक्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, वो कुछ पेमेंट कर रहा है मिस्टर बी को, सपोज 1 लाख का पेमेंट है। गवर्नमेंट कहेगी कि मिस्टर ए को कि ये बी को पेमेंट कर रहे हो 1 लाख, इस पे 10% इसका टीडीएस काट लो। कितना हुआ? 10,000 हुआ। तो 10,000 मिस्टर ए ने काट लिया और मिस्टर बी को कितना दिया? 90,000 ही दिया। तो ये जो मिस्टर ए ने 10,000 काट लिया, ये काट कर गवर्नमेंट को जमा कराएगा? नहीं जमा कराएगा, तो मिस्टर ए को एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा, ठीक है। अब ऐसे पर्सन जिनके अगेंस्ट इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उनको भी डीम्ड एसएससी कहा जाएगा। उनकी इनकम और लॉस एसेस करने के लिए
income or loss of any other person in respect of whom he is assessable, किसी दूसरे पर्सन की इनकम है जिसके रेस्पेक्ट में टैक्स उसको देना है। जैसे अभी मैंने कहा फादर ने माइनर चाइल्ड की एफडी करवा दी, उस पर इंटरेस्ट इनकम हो रही है। इनकम किसकी है? माइनर चाइल्ड की। उस इनकम के रेस्पेक्ट में एसेसेबल कौन है? फादर। ठीक है, तो फादर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स शुरू हो सकती हैं अगर टैक्स जमा नहीं कराए तो, या ऐसा कोई पर्सन या कोई अनदर पर्सन जिसको टैक्स रिफंड ड्यू हो रहा है। टैक्स रिफंड कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन मुझे, जैसे मेरे क्लाइंट्स मुझे ऑडिट फीस का पेमेंट करते हैं, उस पे टीडीएस काटते हैं। ठीक है, मैं अपनी इनकम का एस्टीमेट लगाकर एडवांस टैक्स का पेमेंट कर लेता हूं, मेरा एस्टीमेट गड़बड़ हो गया। ठीक है, साल के एंड में मैं अपना आईटीआर फाइल करने बैठा, मेरा टैक्स बन रहा था 5 लाख, लेकिन मैंने, जो लोगों ने मेरा टीडीएस काटा और मैंने अपना जो एडवांस टैक्स जमा कराया वो 7 लाख आ रहा है। इसका मतलब मेरा टैक्स ज्यादा जमा हो गया 7 लाख, जबकि मेरी टैक्स लायबिलिटी तो 5 लाख ही थी। तो क्या वो जो 2 लाख एक्सेस डिपॉजिट हो गया वो मुझे रिफंड होगा? यस, होगा। तो ऐसा कोई पर्सन जिसको अंडर इनकम टैक्स एक्ट टैक्स रिफंड ड्यू हो चुका है, वो भी क्या माना जाएगा? एसएससी माना जाएगा। समझे बात? तो डीम्ड एसएससी, एसएससी इन डिफॉल्ट, या ऐसा कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रोसीडिंग्स शुरू हो चुकी हैं, वो एसएससी माना जाएगा। आसान लैंग्वेज में आपको अभी इनिशियली कितना ध्यान रखना है कि वो पर्सन जिसकी इनकम हम एसएस करेंगे उसको एसएससी बोलेंगे, जिसकी इनकम, उसका टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी हम एसएस करेंगे वो एसएससी कहलाएगा। ठीक है, अब सबसे खास बात, ये जो 2 पॉइंट हम पढ़ेंगे ना, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। जब आपका जो न्यू ईयर शुरू होता है 1 जनवरी को, तब कहते हैं न्यू ईयर आ गया, लेकिन सीए की लाइन में घुस चुके हो तो 1 जनवरी से साल की शुरुआत कभी मत मानना। अपन सीए लोग पागल होते हैं, 1 अप्रैल के से अपन का साल शुरू होता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल एवरी ईयर से साल शुरू होगा। चलिए एक छोटी सी बात पहले आपको बता देता हूं मैं। देखिए, अभी आपका फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है? करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22। ठीक है, इस ईयर की इनकम हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मतलब इनकम तो इस ईयर की है, इनकम तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की है, लेकिन जब तक 31 मार्च 2022 कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्या आप अपनी इनकम बता पाएंगे? कोई भी पर्सन अपनी इनकम बता पाएगा क्या कि मेरे को 2021-22 में कितनी इनकम हुई? कब तक नहीं बता पाएगा? एटलीस्ट 31 मार्च 2022 तक तो नहीं बता पाएगा, उसके बाद बता पाएगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब से कैलकुलेट करेगा? उस डेट के बाद से ही करेगा। मतलब कब से कैलकुलेट करेगा? 31 मार्च 2022 के बाद से ही उसकी इनकम कैलकुलेट की जाएगी। इनकम बिलोंग तो करती है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से, लेकिन वो आपके किस फाइनेंशियल ईयर में कंप्यूट होगी? 2022 और 23 में कंप्यूट होगी। दोबारा कह रहा हूं, इनकम तो 2021-22 की है, लेकिन वो कंप्यूट 22-23 में होगी। अब इनकम जिस साल की है, कैलकुलेशन क्या हो रहा है? वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट हो रही है। तो ये जो 22-23 है, इसमें हम क्या करेंगे? इनकम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने को एसेस करना बोलते हैं। तो इस ईयर को क्या बोलेंगे?
एसेसमेंट ईयर, जिस ईयर में इनकम एसेस होती है, कैलकुलेट होती है, वो ईयर कहलाता है एसेसमेंट ईयर। ठीक है, तो ये 21-22 क्या है? 21-22 जो ईयर है इसको हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर है। अगर आपने अभी तक अकाउंट्स पढ़ी, हमारे ऑफिस में क्लाइंट आता है तो हम उसको इस सेंस में बात नहीं करते हैं कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, वो हमको पता है, उसको नहीं पता। तो उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं कि अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। साल तो यही है, बस उसको बोला दो तरीके से जाएगा कि प्रीवियस ईयर कौन सा है, फिर 21-22। रिटर्न फाइल करने के बाद जब वो उसकी एक्नॉलेजमेंट निकालेगा ना, उस पे ऊपर लिखा हुआ आएगा 22-23। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भरा तो हमने 21-22 का था, ये ऊपर 22-23 क्यों लिखा आ रहा है? अरे वो ईयर एक ही 21-22 ही है, वो बस उसको असेसमेंट ईयर के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाएगा तो 22-23 बोला जाएगा। अब अगले साल मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा उनके लिए प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 22-23, और उनका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 23-24। ऐसा हर साल चलता रहेगा। समझ गए बात? तो जिस ईयर से इनकम बिलोंग करती है वो तो कहलाता है प्रीवियस ईयर, और उसके वेरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम उस इनकम को एसेस करते हैं, तो उस वेरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को क्या कहा जाएगा? असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो अब देखिए डेफिनेशन जो दे रखी है नीचे, उस पे बात करते हैं। जो असेसमेंट ईयर, सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन दी, प्रीवियस ईयर तो बाद में बताया। ये 12 मंथ्स का पीरियड होगा। क्या 1 जनवरी से होगा? कह रहे नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एवरी ईयर, और 31 मार्च सक्सीडिंग ईयर को क्लोज हो जाएगा। तो मतलब 1 अप्रैल 2021 से शुरू और खत्म कब? 31 मार्च 2022। ठीक है, अब ये तो फाइनेंशियल ईयर था, अगर इसको असेसमेंट ईयर के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे तो क्या होगा? 1 साल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ईयर 2021-22 के लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2022-23। क्लियर? ये ढंग से समझना, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में ही सारी बातें आगे होंगी। मेरे को अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, मैं अकाउंटिंग ईयर एंडेड नहीं बोलूंगा, मैं प्रीवियस ईयर बोलूंगा। प्रीवियस ईयर का मतलब मैं उसी ईयर की बात कर रहा हूं जिस ईयर की इनकम है। ठीक है, असेसमेंट ईयर तो जस्ट क्या होता है? सिर्फ असेस करने के लिए नेक्स्ट ईयर में कह रहे हैं असेस करना है। चलिए, प्रीवियस ईयर क्या? द ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग ईयर टू असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर से इमीडिएटली प्रिसीडिंग, जस्ट पहले का, वो होगा प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर की इनकम ऑलवेज टेक्स्ड इन असेसमेंट ईयर। कैलकुलेशन तो असेसमेंट ईयर में होगी। तो असेसमेंट ईयर जब 22-23 है तो उसका प्रीवियस ईयर 21-22 होगा। समझे बात? अब बात करते हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम की। आज हम डेफिनेशन पार्ट समझ रहे हैं। पहले मैंने आपको इंडिया की डेफिनेशन बताई, फिर मैंने आपको पर्सन की डेफिनेशन बताई, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर क्या होता है। मतलब मैं बेसिक टर्म्स जो इनकम टैक्स एक्ट में यूज होती है जगह जगह, आगे इसी सेंस में बात की जाएगी। तो वो डेफिनेशंस हम शुरू में समझ रहे हैं। अब बात करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम की, जीटीआई की, शॉर्ट में बोले तो जीटीआई। जब आपका एक ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा तो आप
आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आपकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी, आप अपने बॉस के ऑफिस जाओगे, वहाँ रिटर्न फाइलिंग का काम सीखोगे, तो वहाँ पर ये सब बातें बहुत ज़्यादा आपको यूज़ आने वाली हैं। जब आप किसी पर्सन की इनकम कैलकुलेट करोगे तो इनकम अलग अलग नेचर की होती है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या 5 हेड्स का टैक्सेशन सिस्टम बनाया कि इनकम के 5 हेड होते हैं, इनकम के 5 हेड होते हैं। कोई पर्सन सैलरीड एम्प्लॉय है, उसको सैलरी की इनकम होगी, तो पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। किसी पर्सन को रेंटल इनकम है तो उसके लिए बना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। प्रोफेशनल पर्सन है, वकील, एडवोकेट वगैरह, डॉक्टर, सीए, सीएस, इनको अपने प्रोफेशन से इनकम हुई। तो ये फर्स्ट हेड, सेकंड हेड, थर्ड हेड, ऐसे नंबरिंग हो रखी है, ठीक है। तो प्रोफेशनल पर्सन अपनी इस तीसरे हेड में अपनी इनकम रिपोर्ट करेगा। तो सैलरीड एम्प्लॉय इनकम फ्रॉम सैलरी हेड जो है उसमें अपनी इनकम रिपोर्ट करेगा। जिसको रेंटल इनकम है वो सेकंड हेड में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में अपनी इनकम रिपोर्ट करेगा। बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम थर्ड हेड में रिपोर्ट की जाएगी। फिर आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ये क्या होता है? एसेट्स सेल करने पर, एसेट सेल करने पर कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। एसेट सेल करने पर जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है उसको इनकम टैक्स की लैंग्वेज में कैपिटल गेन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने लैंड बेची, बिल्डिंग बेची, शेयर्स बेचे, एसेट्स हैं। एसेट बेचने पर कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होगा, इसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल गेन। तो ऐसी इनकम कहाँ रिपोर्ट की जाएगी? इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। फिर गवर्नमेंट का कहना है कि इतने ज़्यादा हमने हेड बना दिए, अलग अलग टाइप की इनकम होती है, हर इनकम के लिए हम अगर अलग अलग हेड बनाने लगे तो दिक्कत होगी। तो ब्रॉडली हमने 4 मेजर हेड तो बना दिए। लोगों को मैक्सिमम इसी टाइप की इनकम होती है, तो हमने मेजर 4 हेड तो बना दिए। इसके बाद रेजिडुअल हेड, मतलब बाकी की बची कुची इनकम इस 5वें हेड में रिपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। इसको हम शॉर्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बोलते हैं, IFOS। ये जो बिजनेस प्रोफेशन है इसको शॉर्ट में हम बोलते PGBP। PGBP क्या? प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये सारी टर्म्स आपको याद करनी अभी पड़ेगी। कैसे? जब आप आगे काम करेंगे तो शॉर्ट में ही बात करेंगे। 2 फ्रेंड्स आपस में बात करेंगे, यार तेरे को PGBP हेड याद हो गया क्या? ठीक है, तो PGBP। अब तो गवर्नमेंट ने ये इनकम के लिए 5 हेड का टैक्सेशन सिस्टम बनाया। 5 हेड की इनकम हम टोटल कर लेंगे ना, तो वो कहलाएगी GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, तो 5 हेड्स की इनकम जब हम एग्रीगेट कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो वो कहलाएगी ग्रॉस टोटल इनकम, शॉर्ट में बोले तो GTI। अब GTI कैलकुलेट हुई। GTI कैलकुलेट होने के बाद एक बात और, जब गवर्नमेंट कह रही है कि हम सैलरी इनकम पर टैक्स लगाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पर टैक्स लगाएंगे, तो ऐसे टैक्स लगा सकते हैं क्या? अभी हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पावर है इनकम पर टैक्स लगाने का। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। सैलरी इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा, क्या ये इनकम टैक्स एक्ट में भी बात लिखनी पड़ेगी कि नहीं? लिखनी पड़ेगी। तो सेक्शंस बने हुए हैं। मैं बात करता हूं, इसको हम कहें चार्जिंग सेक्शन। मैं एक वर्ड लिखता हूं, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या होता है?
जिस पर्टिकुलर सेक्शन में लिखा गया कि सैलरी इनकम पर टैक्स चार्ज किया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स इंपोज किया जाएगा, उस सेक्शन को हम बोलेंगे चार्जिंग सेक्शन। मतलब जो सेक्शन में बात लिखी है कि टैक्स चार्ज किया जाएगा, वो सेक्शन कहलाएगा चार्जिंग सेक्शन। तो इनकम टैक्स के कौन सी सेक्शन में लिखा है कि सैलरी इनकम पर टैक्स चार्ज किया जाएगा? सेक्शन 15 में दे रखा है। ये सेक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे, सब सेक्शंस की भरमार है। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि याद कैसे करेंगे। बहुत ज़्यादा हैं और आप कंफ्यूज भी होगे, बट एक बार तरीका समझ लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन है 15, हाउस प्रॉपर्टी हेड का है 22, हाउस प्रॉपर्टी हेड का चार्जिंग सेक्शन है 22 और पीजीबीपी हेड का 28, कैपिटल गेन का 45 और अदर सोर्सेस हेड का 56। ये चार्जिंग सेक्शन है। तो चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, बात समझ आ गई कि जिस सेक्शन में लिखा हो कि इस पर्टिकुलर इनकम पर टैक्स चार्ज होगा, वो कहलाएगा चार्जिंग सेक्शन। और हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन होगा। चलिए, तो चार्जिंग सेक्शन, ये 5 हेड की जो इनकम एग्रीगेट इनकम हुई उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। जीटीआई आने के बाद क्या होता है? हमने 5 हेड की इनकम लिख दी, टोटल कर ली, जीटीआई आ गई, उसके बाद क्या? क्योंकि गवर्नमेंट सारी इनकम पर टैक्स ले लेगी, कुछ छोड़ेगी नहीं। क्या? गवर्नमेंट कुछ छूट देगी, जिसको हम बोलते हैं डिडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपके? सबसे पहले तो आपको अपनी जीटीआई निकालनी है। सबसे पहले आपको अपनी जीटीआई निकालनी है। जीटीआई आपकी आ गई, 5 हेड की टोटल कर ली इनकम, जीटीआई आ गई। उस जीटीआई के बाद आपको लेस करना है, क्योंकि गवर्नमेंट सारी इनकम पर टैक्स नहीं लगाएगी, कुछ छूट देगी, कुछ रियायत देगी, तो डिडक्शंस लेस हो जाएंगे। डिडक्शंस लेस हो जाएंगे। डिडक्शंस लेस होने के बाद टोटल इनकम आएगी। तो पहले ग्रॉस टोटल इनकम, फिर डिडक्शन लेस हुए, फिर टोटल इनकम आएगी। ये टोटल इनकम ही वो अमाउंट है जिस पर टैक्स लगाया जाएगा। मतलब टैक्स की कैलकुलेशन आपको जीटीआई पर नहीं करनी है, टैक्स की कैलकुलेशन आपको टोटल इनकम पर करनी है। आपने सुना होगा ना कि 2.5 लाख तक जीरो टैक्स होता है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच 5% टैक्स होता है। तो वो 2 लाख 5 लाख क्या जीटीआई या टोटल इनकम? टोटल इनकम। ठीक है, चलिए नीचे आपको यही बात दे रखी है कि टोटल इनकम क्या होती है। इनकम आफ्टर रिड्यूसिंग द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। वो गवर्नमेंट डिडक्शन क्या देती है उसके लिए एक अलग से चैप्टर बना दिया और उसको चैप्टर 6A बोला जाता है। एक बात ध्यान रखना, मैं ये बात क्लियरली बताने लगा हूं अब कि आपको 6A ऐसे लिखना है। आजकल लिखने की प्रैक्टिस हो गई कम, फिर स्टूडेंट्स पढ़ के जाते हैं, ऑफिस में जाके काम करते हैं तो वो 6A ऐसे लिख देते हैं। फिर बॉस पूछता है किससे पढ़े भाई? फिर वो कहते हैं उनसे पढ़े, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ढंग से नहीं पढ़ा है आपको, ऐसे नहीं लिखना है, रोमन में लिखना है 6A। तो गवर्नमेंट ने एक चैप्टर बनाया 6A, उसके अंदर सारे डिडक्शंस बता दिए कि कौन कौन से डिडक्शंस आप लेस कर सकते हो, ठीक है, कौन कौन से डिडक्शंस आप लेस कर सकते हो, वो इस चैप्टर 6A में बता दिया। वो लेस होने के बाद टोटल इनकम आ जाएगी। तो यहां दे रखा है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, जीटीआई में से डिडक्शंस लेस करेंगे तो टोटल इनकम आएगी।
और आगे मैंने दे दिया है कि इसी पर टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, टोटल इनकम पर टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। अभी बात की मैंने डिडक्शंस की, तो लगा हाँ कुछ गवर्नमेंट लेस तो करती है, सारी इनकम पर टैक्स नहीं लगाती। लेकिन एक और बात बता दूं, डिडक्शन के अलावा एग्जम्पशंस भी होते हैं। अब आपका सवाल होना चाहिए कि एग्जम्पशन और डिडक्शन में क्या फर्क है। डिडक्शंस जीटीआई के बाद लेस होते हैं, एग्जम्पशंस बिफोर जीटीआई ही उनका इफेक्ट दे दिया जाता है। एग्जम्पशंस का मतलब क्या, गवर्नमेंट कह देगी कि ये इनकम एग्जम्प्ट है, ये इनकम एग्जम्प्ट है, मतलब वो जीटीआई में कवर ही नहीं करनी है, लिखनी नहीं है, रिपोर्ट जरूर करनी है। रिपोर्ट कैसे करेंगे हम, इनर कॉलम में रिपोर्ट कर देंगे ये इनकम हुई, फिर लेस एग्जम्प्ट, और आउटर कॉलम में नील। लेकिन ये रिपोर्टिंग कहां होगी, जीटीआई से पहले। तो इसलिए कहते हैं एग्जम्पशंस का इफेक्ट जीटीआई से पहले दिया जाता है और डिडक्शंस का इफेक्ट जीटीआई के बाद दिया जाता है। तो फर्क समझ आ गया, डिडक्शंस का एग्जम्पशन का फर्क क्या है। डिडक्शंस आपको चैप्टर 6A में दे रखे हैं और एग्जम्पशंस के लिए सेक्शन 10 बना हुआ है। सेक्शन 10 में काफी सारे सब सेक्शंस चलते हैं, क्लॉजेस चलते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी सारी इनकम एग्जम्प्ट है वो सेक्शन 10 में चलती है। काफी सारे सब सेक्शंस हैं, उनके अंदर क्लॉजेस हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई इनकम टैक्सेबल है तो उसके कुछ डिडक्शंस क्या उस हेड में भी मिलेंगे या जीटीआई के बाद ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को रेंटल इनकम हो रही है, मकान से हो रही है, वो मकान मैंने लोन लेकर बनवाया था, उसमें मेरा इंटरेस्ट का एक्सपेंस लग रहा है, तो वो रेंटल इनकम में से इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस होगा क्या, और वो नेट इनकम ही जीटीआई में लिखनी है क्या, या पूरी ग्रॉस लिखनी है। नेट लिखनी है, नेट मतलब एक्सपेंसेस हेड के अंदर भी लेस होंगे, उनको भी हम डिडक्शंस बोलेंगे। लेस हो रहे ना तो डिडक्शंस बोलेंगे उसको, लेकिन वो डिडक्शंस जो हेड के अंदर लेस हो रहे ना उसको हेड वाइज डिडक्शन बोला जाएगा, और जो जीटीआई के बाद लेस हो रहे हैं उनको डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से बोला जाएगा। मैंने आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन का डिफरेंस बताया, फिर मैंने आपको बताया हेड वाइज डिडक्शन अलग बात होती है और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से अलग बात होती है। क्लियर। तो अब एक बात बताइए, अभी मैंने एक थोड़ी देर पहले एक बात करी कि गवर्नमेंट कुछ इनकम बोलती है एग्जेम्प्ट है, मतलब वो मेरे जीटीआई में भी काउंट नहीं होगी, इनर कॉलम में रिपोर्ट तो जरूर करूंगा बट जीटीआई में शो इंक्लूड तो नहीं हुई। वो इनकम टैक्सेबल नहीं है, टैक्सेबल होती है तो उसके एक्सपेंडिचर लेस करना अलाउ होता है, लेकिन जो इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, एग्जेम्प्ट है, तो उसके एक्सपेंस लेस होंगे क्या। जब गवर्नमेंट ने इनकम ही टैक्सेबल नहीं की, उसको एग्जेम्प्ट रखा, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अलाउ करेगी क्या। लॉजिकल बात है, नहीं करेगी ना। तो उसके लिए सेक्शन 14A में लिखा गया, वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम जब हम निकालते हैं, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर दैट एक्सपेंडिचर विच हैज बीन इनकर्ड टू अर्न एग्जम्प्टेड इनकम। एग्जम्प्टेड इनकम, हाँ लेस करके लिख रहे हैं, लेकिन वही इनकम रिपोर्ट रिफ्लेक्ट हुई जो टैक्सेबल थी, जो वही इनकम आ रही है ना जो टैक्सेबल है। एग्जेम्प्ट इनकम तो हम सिर्फ इनर कॉलम में रिपोर्ट कर रहे हैं, जीटीआई से पहले है, तो वो इनकम जीटीआई में आई नहीं, इंक्लूड तो नहीं हुई ना, तो उसके एक्सपेंडिचर भी अलाउ नहीं होंगे। अब एक शॉर्ट में बात बोलूं,
टैक्सेबल इनकम के कनेक्शन में जो एक्सपेंस इनकर किया गया वो लेस करना अलाउ है। एग्जैम्प्ट इनकम के कनेक्शन में जो एक्सपेंस इनकर किया गया वो लेस करना अलाउ नहीं है। क्लियर? तो यही दे रखा आपको कि नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर दैट एक्सपेंडिचर विच हैज बीन इनकर्ड टू अर्न एग्जैम्प्टेड इनकम। ये बात सेक्शन 14A में दे दी गई। कुछ बेसिक बातें पढ़ रहे हैं हम, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ कुछ डेफिनेशंस समझ रहे हैं, और वो भी इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आगे ये सारे वर्ड बार बार रिपीट होंगे। अगर मैं अगला जो चैप्टर है वो ले लूं और मैं बोलूं असेसमेंट ईयर, आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। एग्जम्प्टेड इनकम, ये डिडक्शन लेस हो जाएगा, आप कहेंगे बताया ही नहीं कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये अभी सिर्फ बेसिक बातें हो रही हैं। अभी हमने बात की कि 5 हेड बने हुए हैं अलग अलग इनकम को टैक्सेबल करने के लिए। देखो, एक ये जो आपका अदर सोर्सेज हेड है, इसमें किस किस टाइप की इनकम आ सकती है। सारी इनकम ब्रॉडली तो आपके 4 हेड में कवर हो जाएंगी ना। फिर बाकी कौन सी इनकम आएगी जो अदर सोर्सेज हेड में आएगी, जैसे इंटरेस्ट इनकम, आपकी डिविडेंड, किसी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, या किसी से गिफ्ट मिला, गिफ्ट भी टैक्सेबल इनकम है। कुछ उस पर एग्जम्पशन मिलता है, उसकी बात बाद में करेंगे। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल लॉटरी वो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल है। तो जस्ट मैंने एग्जांपल लिखे हैं, और भी चीजें आती हैं अदर सोर्सेज हेड में, बस आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देनी थी कि कौन कौन सी इनकम अदर सोर्सेज हेड में आ सकती है। अब आगे बात करते हैं। अभी कहा मैंने कि हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन है, तो खुद इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन होगा कि नहीं? है, और वो है सेक्शन 4। सेक्शन 4 इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है। देखिए, बात भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी हो, लेकिन उस रेस्पेक्टिव हेड के अंदर भी तो लिखना पड़ेगा कि इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। तो वो कहां दे रखा है? इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 4 में, कि इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। तो सेक्शन 4 इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन है। इस पे अगेन एमसीक्यू बन सकता है। चलिए, सेक्शन 4 में क्या लिखा, ये आपको बहुत टुकड़े कर करके पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस बहुत पॉज दे के पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 4 में क्या बात लिखी? इनकम टैक्स शेल बी चार्ज्ड, लगाया जाएगा, फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। हर असेसमेंट, जब इनकम हम असेस करेंगे, हर कहने का मतलब ये इनकम टैक्स एनुअल टैक्स लायबिलिटी है, एनुअल लायबिलिटी है। रीजन ईयरली बेसिस पे लिखा है। किस पे लगाया जाएगा? ऑन द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन पढ़ ली, एवरी पर्सन की टोटल इनकम पर लगाया जाएगा। और वो टोटल इनकम कौन सी होगी? मंथली होगी, ईयरली होगी, क्वार्टरली होगी, क्या होगा? फॉर ए प्रीवियस ईयर। इनकम प्रीवियस ईयर की होगी, टैक्स उस पर असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट होगा, वो अलग बात है। टैक्स रेट्स कौन सी लगाई जाएंगी? मतलब ये इतने 3 लाइन में इन्होंने बहुत ज्यादा बातें कर दी कि टैक्स लगाया जाएगा, असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट होगा, टोटल इनकम पर कैलकुलेट होगा, एवरी पर्सन का अलग अलग कैलकुलेट होगा, इनकम प्रीवियस ईयर की होगी। अब टैक्स रेट्स की बात करते हैं। जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था, वहां पर मैंने कहा था आपको कि गवर्नमेंट जब बजट लेकर आती है, फाइनेंस बिल होता है उसके अंदर, उसमें भी तो बोला टैक्स रेट होती हैं। बोला था कि फाइनेंस बिल या फाइनेंस एक्ट बन गया, उसके अंदर टैक्स रेट होती हैं।
तो क्या टैक्स रेट्स इनकम टैक्स एक्ट के अंदर नहीं होंगी क्या? स्पेशल, मैंने आपको एक बात बोली, स्पेशल इनकम पर स्पेशल टैक्स रेट लगेंगी। आप कहेंगे सर स्पेशल इनकम क्या है, आपने बोला ही नहीं, बताया नहीं क्या होता है स्पेशल इनकम। सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम जो होता है वो क्या होता है? जनरल इनकम होता है। स्पेशल इनकम क्या होता है? प्रॉपर्टी सेल की स्पेशल इनकम है, कैपिटल गेन स्पेशल इनकम है। तो स्पेशल इनकम पर स्पेशल टैक्स रेट होती है। यहां जब फाइनेंस बिल या फाइनेंस एक्ट आता है, यहां आपकी जनरल टैक्स रेट होती है। हाँ, अगर किसी टैक्स स्पेशल टैक्स रेट में चेंज है तो वो अमेंडमेंट के थ्रू होता। अब एक बात, नीचे यहां जब हम पढ़ रहे हैं चार्ज ऑफ टैक्स, तो यहां दो बातें दे रखी हैं कि टैक्स रेट कैसी होंगी, एट द रेट और रेट्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट। मतलब जनरल टैक्स रेट जो फाइनेंस एक्ट में दे रखी है, टैक्स रेट वो अप्लाई होंगी। लेकिन आगे एक बात दे रखी है, सब्जेक्ट टू स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स प्रेस्क्राइब्ड इन दिस एक्ट। प्रेस्क्राइब्ड इन दिस एक्ट मतलब इस कानून में जो आपको स्पेशल टैक्स रेट इसी कानून के अंदर दे रखी हैं, वो आपको स्पेशल इनकम पर अप्लाई करनी है। तो जनरल इनकम के लिए टैक्स रेट्स कहां से आती है? बजट से। और स्पेशल इनकम के लिए टैक्स रेट्स के लिए वो टैक्स रेट कहां दे रखी है? इन द एक्ट इटसेल्फ। बात समझ आई? चलिए अब एक लास्ट छोटा सा पॉइंट, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, एसएससी कौन सी इनकम पर टैक्स देगा? कई लोगों को इंडिया में इनकम होती है, इंडिया के बाहर भी होती है। तो क्या इंडिया में उस फॉरेन इनकम पर भी टैक्स लगाया जाएगा क्या? तो इंडियन, कुछ लोगों आपका सवाल है कि इंडियन इनकम पर टैक्स लगेगा या फॉरेन इनकम पर लगेगा या ऑल इनकम्स पर लगेगा? ये मैटर डिसाइड करना आसान नहीं है कि इंडियन इनकम पर लगेगा, फॉरेन इनकम पर लगेगा, किस पे लगेगा बता दो। अभी बता नहीं सकते, इसके लिए पूरा एक चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस। वहां हम बात करेंगे कि एसएससी के दो टाइप होते हैं। एक होता है वो रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, एनआरआई। ये जो रेजिडेंट होता है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। हम उस पर्सन का, जिस पर्सन के हम टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसका हमको रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा। वो चेक करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि उसकी सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी या दोनों ही इंडिया में टैक्सेबल होगी। ये भी सीरियस इशू है। तो वो सारी बातें रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में आएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हमारा फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम शुरू करेंगे थर्ड चैप्टर। सेकंड वाला नहीं, थर्ड वाला पहले पढ़ेंगे। ठीक है।